What are various provisions of 130th Constitutional Amendment Bill to remove PM and CM? Why news? The Union government has introduced the 130th Constitutional Amendment Bill, under which a minister will be removed from office if they are arrested and detained for 30 days in relation to a criminal offence. Recently, Union government ने 130th Constitutional Amendment Bill इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी मिनिस्टर पर अगर क्रिमिनल ऑफेंसेस चार्ज लगाए जाते हैं और एटलीस्ट 30 डेज के लिए अगर उन्हें अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, तो उन्हें अपने ऑफिस से रिमूव करना होगा। व्हाट आर द बिल से? बिल के अंदर वेरियस प्रोविजंस क्या क्या किए गए हैं। नंबर वन, बिल सीक टू अमेंड आर्टिकल 75 एंड आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल। इस बिल के अंदर जो पहला प्रोविजन किया गया है वो ये है कि स्टेट और यूनियन लेवल पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसमें कुछ चेंजेस करना होगा, सच एज आर्टिकल 75 एंड 164। नंबर टू, इफ मिनिस्टर्स अरेस्टेड एंड डिटेन्ड फॉर 30 consecutive days in relation to an allegation of committing an offence which is punishable with imprisonment of at least 5 years shall be removed from his or office। अगर किसी मिनिस्टर्स को किसी ऑफेंस के कमिटिंग करने की वजह से कॉन्जिक्यूटिव 30 डेज के लिए अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, उसको अपने ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा। और इसमें के कंडीशन यह है कि एट लीस्ट अगर 5 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट उसको पनिश किया जाता है, उस केस में उसको इस पोस्ट से रिमूव करना होगा। दे वुड बी रिमूव्ड ऑन द एडवाइस टेंडर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। मिनिस्टर्स को रिमूव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर के द्वारा एडवाइस टेंडर किया जाएगा। नंबर थ्री, प्रोविजन ऑफ ऑटोमेटिक सीज टू होल्ड ऑफिस इफ द पीएम सीएम डज नॉट टेंडर सच एडवाइस द मिनिस्टर कंसर्न शैल ऑटोमेटिकली सीज टू होल्ड ऑफिस फ्रॉम द 31st डे। अगर पीएम या सीएम किसी मिनिस्टर को ऑफिस रिमूव करने से रिलेटेड एडवाइस गिवन नहीं करते हैं, देन 31st डे जो होगा उस दिन उस मिनिस्टर का जो ऑफिस है उसको उसको रिमूव करना होगा। इफ द पीएम सीएम इज अरेस्टेड एंड टेकन इनटू कस्टडी फॉर 30 consecutive days, he she will रेजिग्नेशन ऑन द 31st डे। प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को अगर 30 consecutive डेज के लिए कस्टडी में रखा जाता है या अरेस्ट किया जाता है, 31st डे उसको भी रिजाइन करना होगा। हाउएवर द पीएम सीएम और मिनिस्टर्स कैन बी सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड ऑन बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम कस्टडी। पीएम सीएम और मिनिस्टर सभी के लिए प्रोविजन किया गया है कि जब भी ये कस्टडी से रिलीज किए जाएंगे अगेन इन्हें अपॉइंट किया जा सकता है। Number 4, Amendment Article 239AA. It also seeks to amend Article 239AA with similar provisions for the National Capital Territory of Delhi. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर कुछ स्पेशल आर्टिकल्स के अंदर भी हमें अमेंडमेंट करने होंगे, सिमिलर अमेंडमेंट सच एज आर्टिकल 239A जो कि NCT ऑफ दिल्ली से रिलेटेड है। नंबर 5, रिक्वायर्ड 2/3 majority. These amendments to the constitution would require 2/3 majority in both house of parliament for its passage. 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के दोनों हाउस से 2/3 मेजोरिटी के साथ इस अमेंडमेंट को पास कराना होगा। नंबर 6, सिमिलर अमेंडमेंट्स हैव बीन प्रपोज्ड टू पार्लियामेंट्री लॉ दैट गवर्न द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी। कुछ पार्लियामेंट्री लॉ के अंदर भी अमेंडमेंट करने होंगे, स्पेशली वो लॉ जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी को गवर्न करते हैं। बिकॉज दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी ये ऐसे यूटीज हैं जो कि पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा गवर्न किए जा रहे हैं। इन सभी लॉ के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट करने होंगे। नंबर 7, रेफर टू जेपीसी। दीज बिल्स हैव बीन रेफर टू अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर स्क्रूटिनी। ये जो बिल है अभी इसको स्क्रूटिनी के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास रेफर कर दिया गया है। व्हाट आर द एग्जिस्टिंग लॉ? पॉलिटिक्स को क्लीन करने के लिए एग्जिस्टिंग लॉ क्या है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 provide that any person who is convicted in a criminal case and sentenced to not less than 2 years in jail shall be disqualified from being a MP or MLA for the period of their sentence and 6 years thereafter। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि अगर किसी पर्सन को किसी क्रिमिनल केस में कॉन्विक्ट किया गया है और 2 या मोर देन 2 ईयर्स के लिए उसको सेंटेंस गिवन किया गया है, स्पेशली अगर उसको जेल में रखा जा रहा है, देन वो एमपी या एमएलए कुछ टाइम पीरियड के लिए नहीं बन सकता। टाइम पीरियड की अगर बात की जाए जब तक उसको सेंटेंस उसका क्लोज नहीं हो जाता है, प्लस
देयर आफ्टर 6 ईयर्स, सेंटेंस खत्म होने के बाद भी 6 ईयर्स तक वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता है। ये प्रोविजन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर किया गया है। द एग्जिस्टिंग लॉ ओनली प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एंड नॉट फॉर बीइंग अ मिनिस्टर। एग्जिस्टिंग लॉ जो है हमारे इंडिया के अंदर वो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन को यहाँ पर प्रोविजन करता है। बट किसी मेंबर यानी मेंबर वो बन सकता है, अगर किसी पर्सन को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है वो यहाँ पर मेंबर बन सकता है। मेंबरशिप में यहाँ पर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशंस टू अमेंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एड टू क्लीन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को क्लीन करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस गिवन किए थे। In 2016, the Election Commission had recommended that the RP Act be amended to provide that persons against whom charges are framed by a competent court for an offence that is punishable with imprisonment of at least 5 years be barred from contesting elections. 2016 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट करने के लिए रिकमेंडेशंस गिवन किए थे। इन रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा कुछ चार्ज फ्रेम किए जाते हैं उस किसी ऑफेंस के लिए और उन ऑफेंस के लिए उसको एटलीस्ट 5 ईयर्स का पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट अगर गिवन किया जाता है उस कैंडिडेट को इलेक्शंस कंटेस्ट करने का यहाँ पर परमिशन गिवन नहीं किया जाना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर फुल्ली तरीके से यहाँ पर इलेक्शंस कंटेस्ट करने की जो राइट है उसको यहाँ पर क्लोज करने के लिए कहा गया था। व्हाट विल बी द इफेक्ट्स? 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? फर्स्टली, इट विल रिजल्ट इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लॉसिंग देयर पोजीशन बाय ओनली पुलिस एक्शन इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ ट्रायल। अगर ये अमेंडमेंट पास हो जाता है तो इस अमेंडमेंट की वजह से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ओनली पुलिस एक्शन की वजह से अपनी पोजीशन यहाँ पर लॉस करनी पड़ सकती है बिफोर द स्टार्ट ऑफ ट्रायल। इट मीन्स विदाउट ट्रायल स्टार्ट के ही यहाँ पर ओनली पुलिस एक्शन की वजह से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी पोजीशन को यहाँ पर लॉस कर सकते हैं। सेकेंडली, इट अंडरमाइंस द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वेयर द इलेक्टेड पीएम सीएम एंजॉय द पावर टू चूज देयर कैबिनेट। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को ये अंडरमाइन कर सकता है बिकॉज इलेक्टेड पीएम्स एंड सीएम वो अपने अकॉर्डिंग कैबिनेट को चूज कर सकते हैं। फाइनली, इट गिव्स द सेंटर डिसप्रोपोर्शनेट पावर टू इनिशिएट विंडिकेटिव एक्शन अगेंस्ट मिनिस्टर्स इन ओपोजिशन रूल स्टेट। ओपोजिशन रूल स्टेट में मिनिस्टर्स के अगेंस्ट विंडिकेटिव एक्शंस टेकिंग करने के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसप्रोपोर्शनेट पावर मिल सकती है। What should be done? Need careful consideration. Criminalization of politics is a malage plugging our democratic system. क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को ब्लॉगिंग कर रहा है। हाउएवर द इशू सराउंडिंग द बिल नीड केयरफुल कंसिडरेशन। इस बिल के रिगार्डिंग हमें केयरफुल तरीके से कंसिडरेशन करना पड़ेगा। मोर ओवर द बिल सीम टू ट्राई टू एड्रेस द एफर्ट देन द कोज। एडीआर रिपोर्ट स्टेट दैट 46% ऑफ एमपीज एंड 45% ऑफ एमएलएज हैव क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। एडीआर के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर अबाउट 46% एमपीज एंड 45% ऑफ एमएलएज के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। It added that the chances of winning for a candidate with a criminal background was 15.4%, as against just 4.4% for a candidate with a clean background. एडीआर के इस रिपोर्ट के अंडर ये भी मेंशन किया गया कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला कैंडिडेट का विनिंग चांस 15.4% है, जबकि क्लीन बैकग्राउंड वाले पर्सन का जो विनिंग चांस है वो 4.4% है। वी नीड टू क्लीन डर्टी पॉलिटिक्स। इस तरह से हमें डर्टी पॉलिटिक्स को यहाँ पर क्लीन करना होगा।